जो बैकग्राउंड मारने वाले की यहाँ है या जो बैकग्राउंड मारने वाले की अतीक और अशरफ में है वो 315 बोर के कट्टे वाले बदमाश हैं। उनके पास कट्टा छाप बदमाश। हाँ, ये सब कट्टा छाप बदमाश हैं। आप जब भी पकड़े जाएंगे 315 बोर का कट्टा इनके पास बरामद होगा। सबसे आसानी से मिलने वाला और सबसे बड़ा और मारक, सबसे अधिक प्रचलन में जो अवैध शस्त्र है वो 315 बोर का कट्टा है। सीरियस बात है, एक बहुत ही अलग ट्रेंड है, बहुत ही जिसको वो कहते हैं ना कि नया है बिल्कुल ये क्राइम की दुनिया में। और मैं तो ईश्वर से, ये बहुत खतरनाक है। बीते दिनों लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर संजीव जीवा माहेश्वरी की कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या अपराध की दुनिया के सबसे छोटे प्यादे अगर कहा जाए तो उस शख्स ने की जिसके नाम पर मुकदमे गिनती के 2 थे, लेकिन विदेशी पिस्टल से हत्या की गई। इससे पहले अतीक और अशरफ की भी कुछ ऐसे ही बेनाम से लड़कों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड अपराध का देखने को मिल रहा है। क्या सोचते हैं अपराध और अपराध पर नियंत्रण रखने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के जानकार अधिकारी? हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जी हैं। विदेशी पिस्टल, एक बेनाम सा लड़का आता है और जराइम की दुनिया के एक बड़े विकेट को गिरा के चला जाता है। ये एक नया ट्रेंड है, कैसे देख रहे हैं? ये किस तरीके की नई शुरुआत हो रही है? देखिए संतोष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा, वैसे देखिए पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में हत्या का कोई ये नया मामला नहीं है, ना पहला मामला है। होती रही। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान हो, रोहिणी कोर्ट में गोगी को मारा गया था, विकी त्यागी को मारा गया था। लेकिन इस बहस में पड़े बिना कि कब, किसके समय में, किस राज्य में, कहाँ इस तरह की जुडिशियल कस्टडी में घटनाएं हुई हैं, ये राजनीतिक व्यक्तियों के लिए है। ये क्राइम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड बिल्कुल नया है और बहुत खतरनाक है। अतीक और अशरफ में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। मैंने पहले भी बताया था कि इस पिस्टल को मैंने एटीएस में करीब में 4.5 साल में उसका फाउंडर मेंबर, मैं एसटीएफ में 5 साल, मैंने भी नहीं देखी थी, यानी प्रचलन में नहीं है ये। लेकिन मारक हथियार है, बड़ा जो बहुत पॉजिटिव हैं आर्म्स को लेके, चाहे वो अपराधी हों चाहे दूसरे लोग हों, उनके अंदर जिगाना पिस्टल रखने चलाने इनका बड़ा शौक सा है। दूसरा, कल जो यहाँ लखनऊ की कोर्ट में हुआ, जीवा को जब मारा गया, उसमें मैग्नम अल्फा 357 ये इस्तेमाल की गई। हालांकि ये उतनी रेयर नहीं है, चेक पिस्टल है, ये अमेरिकन आर्मी की है या अमेरिकन के नाम से जानी जाती है, मिल जाती है, प्रतिबंधित भी नहीं है। आप अगर लाइसेंस पे लेंगे तो ले लेंगे, लेकिन बहुत प्रचलन में नहीं है यहाँ पर। रिवॉल्वर है वो? हाँ, रिवॉल्वर है, हाँ वो रिवॉल्वर है, तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। लेकिन फैक्ट्री मेड है, चेक मार्क की है और इस तरह की हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों में या तो AK-47 का इस्तेमाल हुआ जो बहुत बड़े गैंगस्टर्स ने किया, या फिर जो सामान्य छिटभुइया जो बैकग्राउंड मारने वाले की यहाँ है या जो बैकग्राउंड मारने वाले की अतीक और अशरफ में है वो 315 बोर के कट्टे वाले बदमाश हैं। उनके पास कट्टा छाप बदमाश। हाँ, ये सब कट्टा छाप बदमाश हैं। आप जब भी पकड़े जाएंगे 315 बोर का कट्टा इनके पास बरामद होगा। सबसे आसानी से मिलने वाला और सबसे बड़ा और मारक, सबसे अधिक प्रचलन में जो अवैध शस्त्र है वो 315 बोर का कट्टा है। लेकिन दोनों केसेस में जो समानता है वो ये समानता है कि साहब इसमें जिन लड़कों ने मारा उनका कोई आपराधिक इतिहास, छोटे मोटे, किसी का पॉस्को का है, किसी का लड़की भगाने का है, किसी का पराली जलाने का है, इस तरह के अपराध, और बहुत कम उम्र, 18 साल 19 साल, दोनों जगह ऐसी है। अनकंसर्न। न तो कल जो जीवा का मारने वाला जो पकड़ा गया है, इसका इस गैंग के विरुद्ध काम करने का या इतने बड़े क्रिमिनल को मारने का कोई अदावट इनकी अपनी पर्सनल या गैंग की नहीं है। तो फिर ये है क्या? जिसको कहते हैं मोटिव। हाँ, इसका मोटिव, हाँ उसका एज सच कोई मोटिव नहीं है। दोनों केसेस में कोई मोटिव नहीं है। पहले केस में तो ये सुनने को मिला कि साहब ये जो है
नाम कमाने के लिए मैंने ऐसा किया। हो सकता है इसमें भी कल को कहें कि साहब बड़ा नाम होता हमारा इसलिए हमने किया, लेकिन फिर सवाल यही आएगा, ये पिस्टल कहाँ से आई, ये जिगरा कहाँ से आया, ये बैग किसने किया, ये कहाँ से स्पॉन्सर हुए, स्वतः स्फूर्त है या किसी के लगाए हुए हैं। देखिए जो ये टेंडेंसी आ रही है ये बहुत खतरनाक है। बजाय इसके कि हम इधर उधर की बहस में पड़ें, ये जो क्रिमिनल कल्ट एक नया डेवलप हो रहा है। आपने कल्ट एक नाम ही दे दिया, क्रिमिनल कल्ट। मतलब अगर परिभाषित करें तो कैसे करें, क्योंकि कल्ट तो अमूमन एक साइकोलॉजिकल और एक पंथ को लेकर के होता है। कल्ट का हिंदी रूपांतरण तो पंथ है, लेकिन कल्ट जब क्राइम के आप सिलसिले में देखेंगे तो एक आदमी जो किसी बड़े समूह को नियंत्रित करता हो या फिर जो सामाजिक नियमों के विरुद्ध, जो सामान्य नियम हैं समाज के चाहे देश के कानून के, उसके विरुद्ध काम करने वाला एक व्यक्ति हो, एक वो डेवलप हो रहा है। जैसे आपने देखा कि जिगाना के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मैंने दिया था ये गोगी को, टिल्लू ताजपुरिया को निपटाने के लिए। पता ये लगा गोगी ने वो सनी को दिया था, गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या हो गई, सनी लेके भाग आया और उसने ये काम किया। ये जो निकला है, हो सकता है ऐसा ही कुछ कल वाले में निकला हो। तो ये कल्ट जो है ये एक तरह का कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट है क्राइम का, जिसमें एक व्यक्ति, मैं आपको उसकी जो डेफिनेशन है कल्ट की, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो पश्चिम में जैसे यूएस में या बाकी जगह जो ये कल्ट डेवलप होता है क्राइम का, उसके लिए लिखा गया है कि इट इज लेड बाय ए करिस्मेटिक एंड सेल्फ अपॉइंटेड लीडर। जो मतलब स्वयंभू एक लीडर उसको लीड करता है, हु एक्सेसिवली कंट्रोल्स इट्स मेंबर्स, जो अपने मेंबर्स पर जिसका पूरा कंट्रोल है। एक चीज ये कि तो क्या ये जो क्रिमिनल कल्ट डेवलप हो रहा है, तो इसके पीछे अतीक की हत्या, संजय जीवा माहेश्वरी की हत्या, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति जो इन सबको नियंत्रित कर रहा है? कल्ट तभी होगा जब उसमें एक, जैसे किसी बड़े समूह में कोई एक अनक्वेश्चन लीडर होता है, चाहे वो स्वयंभू हो या लोगों ने बनाया हो, तो पूजा उसी की होती है। और उसका जो दिया है इन्होंने, उसकी जो डेफिनेशन दी है विकिपीडिया में, वो ये कहते हैं कि रिक्वायरिंग, मतलब कंट्रोलिंग इट्स मेंबर्स, रिक्वायरिंग अनवेवरिंग डिवोशन टू अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विच आर कंसीडर्ड डेविएंट आउटसाइड द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो ये जो कल्ट है, ये व्यक्तिवाद कह लें, व्यक्ति पूजा की, एक व्यक्ति, जैसे एक कल्ट डेवलप हुआ था दाऊद इब्राहिम का मुंबई में, और वो आज भी है, वो चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे दुबई में रहे, चाहे जहाँ रहे, लेकिन उसका कल्ट, उसमें अनक्वेश्चन लीडर दाऊद ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में ये अनक्वेश्चन लीडर कौन हो रहा है आपके? जरूरी नहीं है कि ये कल्ट उत्तर प्रदेश का हो। मैंने आपको बताया ना, लॉरेंस बिश्नोई का वो ट्रेल जब निकाला, आप ही लोगों ने निकाला, और देखने में वो ठीक लग भी रहा है कि उसी ने ये जिगाना पिस्टल दी। अब सवाल ये है कि ये कहाँ से आई है। जैसे किसी कॉरपोरेट हाउस में अपने सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, या कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को एलिमिनेट करने के लिए, कि एक उसका ट्रेनिंग सेक्शन है कि वहाँ जो बिल्कुल नए रिक्रूट हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, एक उसका जो लॉजिस्टिक का सेक्शन है जो अच्छी अच्छी पिस्टल्स देगा, एक उसका ह्यूमन रिसोर्स का है, ऐसे आदमियों को छांट के ले आएगा जो जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, जिन पे कोई शक न करे, उनको उनका ब्रेन वॉश करके, पैसे का लालच देके, अपराध के बाद उसे छुड़ाने की गारंटी देके, इस तरह करके उन्हें वहाँ भेज दिया जाता है। तो एक बिल्कुल आप ये देखें ना, ये सामूहिक प्रयास जैसा है, और एजेंसीज को, पुलिस को, इन सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि दो घटनाएं हुई। अगर ये कल्ट है, अगर ये बिल्कुल सिस्टमेटिक एक सिंडिकेट है, अगर ये जो कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट है क्राइम का, तो ये घटनाएं और होंगी, आगे भी होंगी। आप जरा सा सोचिए, अतीक और अशरफ के हत्याकांड में एक डमी कैमरा प्रेस वाला इस्तेमाल किया गया। लखनऊ में मिलता है क्या? आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप लखनऊ, इलाहाबाद आसपास 2-4 दिन में नहीं ढूंढ पाएंगे।
आपको मुंबई में ही जो ये फिल्म शूटिंग में जो सिर्फ वही मिलेगा। आप देखिए पूरा सॉलिड प्लास्टिक का, बिल्कुल कोई उसे देख के पुलिस वाला ये नहीं कह सकता था कि साहब इसमें ये नकली सा लग रहा है, बिल्कुल असली सा। बढ़िया उनकी आईडी बनी हुई, बढ़िया उसकी माइक बनी हुई। कौन कर रहा है ये वो सड़क छाप जो उसमें लोग थे, क्या उनके बस का है कि वो ले आएंगे? और किस गार्व में कहाँ जाना है? आप देखिए कल वाली घटना में आपको कोई कैंपस के भीतर प्रेस वाला नहीं दिखाई पड़ा होगा। वो उसका कारण ये था कि प्रेस वालों को अब अच्छी प्रेस्किंग और ये सब हो रही है, पुलिस अच्छे से चेक कर रही है कि वो घटना न रिपीट हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ढेर सारे लोग आते हैं पेशी के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन वो वकीलों के वेश में चले गए। तो ये तो जो डिसाइड करने वाला है या जो मास्टरमाइंड है, जो ये पूरा क्राइम का सिंडिकेट चला रहा है, जो ये कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट की तरह इस क्राइम के सेट को चला रहा है, तो ये वहाँ से डिसाइड होगा कि यहाँ अगर तुमको यहाँ जाना है तो इस तरह जाना है, फलां जगह से जाओ कोट ले लो, फलां जगह से पैंट ले लो। भाई आप इतिहास अगर देखिए, डॉक्टरों के वेश में इस तरह का काम हुआ है, पुलिस वालों के वेश में इस तरह का काम हुआ है, नेताओं के वेश में इस तरह का काम हुआ है। तो जो आदमी इसको चला रहा है इस सिंडिकेट को, ये इसको खाली अगल बगल, जैसे हम लोग कभी बड़ी घटना होती है, यहीं बंधन गेस्ट हाउस में एक किडनैपिंग हो गई, तो हम लोग लखनऊ भर के क्रिमिनल्स को उठा के ले आए पूछताछ करने के लिए। पता लगा इरफान गोगा ने दुबई से किडनैपिंग कराई, बबलू श्रीवास्तव ने उसका पैसा लिया। ये तो बाद में पता लगा, तो हम यही हाथ पैर मारते रहें और ये कोई बड़ा सिंडिकेट निकले और कल को इस तरह की घटनाओं का रिपीटिशन हो। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस बात है, एक बहुत ही अलग ट्रेंड है, बहुत ही, जिसको वो कहते हैं ना कि नया है बिल्कुल ये क्राइम की दुनिया में। और मैं तो ईश्वर से, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, एक सवाल कि इससे जो घटनाएं हुई हैं, इससे सिस्टम पे सवाल नहीं होते हैं? आम आदमी जिसको कोर्ट और पुलिस पे ही भरोसा होता है, अगर उसी कस्टडी में कोर्ट प्रेमाइसेस में हत्या होती है, तो आम आदमी का भरोसे सवालों के घेरे में नहीं आता कि आम आदमी किस पे भरोसा करे? देखिए ऐसा है ना, फुटफॉल इतना ज़्यादा है कोर्ट्स में, वादकारी और वकीलों की इनकी संख्या बहुत है, और ऐसा नहीं है कि सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। मुझे ध्यान है 2008 में जब मैं एसटीएफ में था, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, लखनऊ में भी कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, फैज़ाबाद में हुआ था, बनारस में हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे। उसी के बाद एटीएस का गठन किया गया, उसी के बाद सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डीएफएमडी, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एचएचएमडी, जो बड़ी कोर्ट्स हैं वहाँ के लिए पुलिस चौकी, इन सब का इंतज़ाम किया गया। लखनऊ की कोर्ट में क्या डीएफएमडी नहीं था? पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर कि आप कुछ असलाह लेके जाएंगे भीतर या कोई मेटल की चीज़ लेके जाएंगे तो आप काम नहीं करते ना? नहीं, अब देखिए फिर वही बात है कि अब घटना हुई है, अब देखिए आज से ऐसी व्यवस्था होगी कि किसी को बिल्कुल आप चम्मच भी नहीं ले जाने देंगे। लेकिन धीरे धीरे करके, अच्छा सबसे अधिक विरोध, कल कोई ये कह रहा था कि साहब देखिए पार्लियामेंट में जो एमपीज जाते हैं उन सब की भी चेकिंग होती है, तो उनको कोई रोकता नहीं चेक करने के लिए, वो चेकिंग के स्थान पे स्वयं खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें चेक कर लें, क्योंकि पार्लियामेंट या संसद ऐसी पवित्र संस्था है, वहाँ इस तरह की कोई अगर वारदात होगी तो बड़ी बदनामी होगी। वहाँ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या कोई भी जाता है, जो नॉर्म है सिक्योरिटी का वो खुद करते हैं। आप बताइए, आपको भी एयरपोर्ट जाना हो तो वो आपको रोकता नहीं कि आप रुकिए, आप वहाँ पहुँचते हैं, दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं, वो आपको चेक कर लेता है, आप कोऑपरेट करते हैं। आप भी चाहते हैं कि भाई मेरी भी चेकिंग हो जाए, आने वाले सब लोगों की चेकिंग हो जाए, ताकि फ्लाइट में ऐसी कोई बात ना हो। लेकिन जो भीड़ है यहाँ पर, उसमें ऐसा लगता है, एक तो संभावना इसकी कम है कि सब चेक किए जा सकें। टाइम होता है 10 बजे से कोर्ट शुरू होती है, अचानक 5000 लोग आ गए, लिमिटेड संसाधन हैं, तो कोई न कोई सुरक्षा का रास्ता इसमें निकालना पड़ेगा। कोई क्यूआर कोड टाइप की चीज़ निकालनी पड़ेगी कि आप उसको स्कैन करें और जेन्युइनिटी का पता लग जाए कि हाँ भाई इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये फलाने वकील हैं, और चढ़ भी जाए उसमें। तो कुछ न कुछ ऐसा रास्ता, अब तो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स इतने फास्ट हो गए हैं कि कोई न कोई रास्ता, सब कोई ऐसा नहीं कि यूपी की कोर्ट में हुआ, कहाँ की कोर्ट में नहीं हुआ। दिल्ली में आप देख लीजिए, अभी रोहिणी कोर्ट में जो हुआ वो सबके सामने है,
बिल्कुल अदालत में जज के जहां डायस है उसके नीचे गोली मारी गई थी। तो ये जो आपसी अदावट है, और ये कल्ट किस लिए डेवलप हुआ? अभी तो जैसे वाह वाह हुई कि साहब चलिए अपराधी था, वो अपराधी था, वो मारा गया, धरती का बोझ कम हुआ। सवाल इसका नहीं है। सवाल जो आप कह रहे हैं सिस्टम का है, सिस्टम का सवाल है। सिस्टम का सवाल है कि जुडिशियल कस्टडी पुलिस के बीच में, ये अटपटा लगता है सुनने में, नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि लगता है कि अभी पुलिस को बहुत मेहनत का, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौजूदा सरकार आई और क्राइम और क्रिमिनल को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति आई, तो परसेप्शन बना कि क्रिमिनल्स के लिए दुर्दिन शुरू हो गए। लेकिन ये जो नए कल्ट जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं, उससे लगता है कि अभी और कठिन और बड़ी वारदातों की आहट हो सकता है, हो बड़ी वारदातों, क्योंकि ये एक नई खतरनाक ट्रेंड डेवलप हो रहा है। नहीं, जैसे बाकी चीजें ढूंढी गई, बाकी चीजों तक पहुंची, पुलिस इस तक भी पहुंचेगी। देखिए, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन ये कहीं संभव है किसी सिस्टम में, पूरी दुनिया में, कि सारा क्रिमिनल एक ही दिन खत्म हो जाए? सब चीजों का प्रोसेस है, धीरे 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 धीरे। अब जो किसी भी व्यक्ति के लिए जो सुरक्षा की भावना है वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि एक ही दिन में सब बिल्कुल एकदम मैदान साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी लोग सिस्टम के पार्ट हैं, धीरे धीरे होगा, और ये नई समस्या है, इससे भी निपटा जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है, हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन ये जो कल्ट का, क्राइम के कल्ट का जो ये डेवलपमेंट है, इसमें कई स्टेट्स को देखना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, वरना ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है। धन्यवाद। क्राइम का कल्ट आने वाले वक्त के लिए खतरा, और जिसके लिए तमाम एजेंसियों को, पुलिस को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस खतरे की आहट को उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस राजेश पांडे का कहना है कि अगर समय रहते इस पर काम किया गया, तभी भविष्य में होने वाली तमाम ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा, वरना आने वाले दिन और बड़ी सनसनीखेज घटनाओं को लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।